नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है दादा दादी की सच्ची प्रेम कहानी। सुक्ता की शादी आकाश के साथ तय हो गई थी। फरवरी में शादी की तिथि भी तय कर दिया गया था। दादी की चहेती पोती थी, इसलिए दादी हमेशा उसे अपने आंखों के सामने रखती थी। अब तो 2 महीने में चली जाएगी, इसलिए दादी ने सबको वार्निंग दे दी कि सुक्ता कोई काम नहीं करेगी, मेरे साथ ही ज़्यादा वक्त बिताएगी। सब हंसने लगे। दादी, आप भी सुक्ता के साथ दहेज में चली जाओ। यह सुनते ही वो गुस्से से सबकी तरफ देखती थी। ऐसा कहीं नहीं होता है क्या? जैसे होता तो शायद चली भी जाती। एक दिन जब दादी सुक्ता से बातें कर रही थी, उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा, अब ससुराली तेरे लिए सब कुछ है। जाते ही अपनी मनमानी करने की ना सोचना। पहले सबका दिल जीतना, फिर अपने आप ही तेरे आगे पीछे घूमेंगे। प्यार से रहेगी तो सबका प्यार तुझे मिलेगा। वैसे मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे बहुत ही अच्छे संस्कार मिले हैं। सुक्ता ने कहा, दादी वो सब छोड़िए, आप अपने बारे में बताइए ना। मैंने कभी आपके और दादाजी के बारे में कुछ पूछा ही नहीं था। आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आप दादाजी से कैसे मिली, कब मिली, आप दोनों की शादी कैसे हुई, ये सब। दादी हंसने लगी। जब वो अपने बिना दांत वाले पोपले मुंह से हंसती है तो बच्चों के समान लगती है। दादी, हंसो नहीं, बताओ ना, क्या करोगी सुनकर बेटा? यह तो बहुत साल पहले की बात है। पर सुक्ता नहीं मानी। मुझे तो सुनना ही है, कहकर जिद करने लगी। दादी ने कहा, ठीक है सुन, पर एक शर्त है, किसी से ना कहना, ठीक है ना? सुक्ता ने हाँ ठीक है दादी, जल्दी शुरू करो, मैं उतावली हो रही हूँ। दादी ने कहा, सुन, मेरे पिताजी गांव के बहुत बड़े जमींदार थे, खेती बाड़ी थी, बहुत पैसे वाले थे। उसी जमाने में मेरा दूसरा भाई फौज में था। घर में नौकर चाकर सब थे, बहुत ही संपन्न परिवार था। मैं भाई बहनों में सबसे छोटी थी। मेरे पिताजी जब मैं छोटी थी तभी गुजर गए थे, इसलिए सब मुझे बहुत प्यार करते थे। बड़ा भाई पिता की तरह मेरी देखभाल करता था। मैं 9 साल की हो गई। एक दिन माँ ने बड़े भाई से कहा, रामू, अपनी दोनों बहनों का विवाह तो तूने 6 साल में ही कर दिया था। कादबरी के बारे में क्यों नहीं सोच रहा? छोटी है कहकर कब तक उसे बिन ब्याहे घर में रखेगा? रामू ने कहा, माँ, मैं भी देख रहा हूँ, पता नहीं सब दूसरी शादी वाले ही मिल रहे हैं। छोटी सी बच्ची को दूसरी शादी वाले को देखकर कैसे भेज दूँ, इसलिए सोच रहा हूँ। वैसे मैंने सबको बता के रख दिया है। माँ ने कहा, पास के गांव में मेला लगा है, कादबरी वहां जाना चाहती है, इसलिए ले जाने के लिए सोच रही हूँ। तेरी बुआ के ससुराल वाले भी वहीं रहते हैं, उनके घर में ही रात को रहेंगे। उन्हें भी बता देंगे कि कोई अच्छा लड़का हो तो हमें बताएं। रामू ने कहा, ठीक है माँ, कल मैं आप लोगों के जाने का इंतजाम कर देता हूँ। दूसरे दिन मैं और मेरी माँ मेला देखने गए। वहाँ जिनके घर गए थे उनके घर में ही एक लड़का था जिनका नाम नीलकंठेश्वर था। उस जमाने में भी उसने बीए किया था। मेरी माँ को वह लड़का बहुत पसंद आ गया। उस लड़के की विधवा बुआ उनके घर में ही रहती थी, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी। उस रात हम लोग उनके ही घर में रुके। उसकी बुआ को भी मेरी माँ और मैं पसंद आ गए थे। खैर, मुझे तो यह सब कुछ मालूम नहीं था। हम वापस आ गए। उस दिन घर में सब लोग खाना खाकर आराम से बातें करते हुए बैठे थे। रामू भैया ने माँ से पूछा, आप वहाँ सबको बताऊंगी, अच्छे रिश्ते के लिए कह रही थी ना, बताया? माँ ने कहा, हाँ मैंने बताया था। तेरी बुआ के रिश्तेदार के घर के बेटे को मैंने देखा है, पढ़ा लिखा है, दिखने में बहुत सुंदर है। उसका नाम नीलकंठेश्वर है। उसकी बुआ को भी कादबरी पसंद आई है। बात चला कर देखो। रामू ने ठीक है माँ, मैं उनके बारे में पता लगाता हूँ। कुछ दिनों बाद फिर घर के लोगों की बैठक बैठी। भाई ने कहा, इसके लिए अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। मैं माँ की गोद में सोकर उनकी बातें सुन रही थी।
मैंने कहा, नीलकंठेश्वर के साथ मेरी शादी करा दो ना, मुझे वह बहुत पसंद आया है। सब जोर जोर से हंसने लगे। उस समय इतनी समझ नहीं थी कि कैसी बातें करनी है, बस घर वालों की तकलीफ देखकर कह दिया। भाई ने कहा, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, उसकी तो अभी नौकरी भी नहीं है। तो मैंने कहा, आपके पास है ना, आप दे दो या नौकरी दिला दो। परिवार वालों ने भी सोच समझकर मेरी शादी नीलकंठेश्वर से करा दी। कादबरी अभी छोटी थी तो ससुराल भेजकर फिर वापस घर बुला लिया गया। कादबरी के भाई नीलकंठेश्वर को स्कूल की नौकरी दिलाना चाहते थे, परंतु वह उसे नौकरी पसंद नहीं थी। उसे मालूम था कि उसकी पढ़ाई से उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। उसके एक दोस्त ने, जो उसका क्लासमेट था, बताया कि कोलकाता में अच्छी नौकरी है जो तुम्हें मिल सकती है, इसलिए जल्दी से आ जाओ। नीलकंठेश्वर को मालूम था कि कादबरी के भाई उसे छतरपुर से बाहर नहीं जाने देंगे। उस समय कोलकाता मानो अभी के अमेरिका जैसा था। नीलकंठेश्वर ने जाने का निश्चय कर लिया और मुझसे मिलने मेरे घर आया। उस समय मैं बगीचे में बैठी थी। मेरे पीछे खड़े होकर उन्होंने धीरे से पुकारा, कादबरी। मेरा नाम सुनते ही मैं पीछे पलटी। नीलकंठेश्वर को देखकर शर्मा गई और डर भी लगा कि कोई देख ना ले। उन्होंने कहा, मैं सब देख कर आया हूँ, घर में कोई नहीं है। फिर कहा, सुनो, मैं कोलकाता जा रहा हूँ, मुझे वहाँ नौकरी मिल रही है। जैसे ही मैं घर ले लूँगा तुम्हें आकर ले जाऊँगा, यह मेरा वादा है। जब मैं कल से नहीं दिखूँगा तो तुम्हारे भाई और मेरे घर वाले कुएं, नदी, नाले सब जगह मुझे ढूंढने की कोशिश करेंगे, पर तुम अपना मुंह नहीं खोलना, कुछ नहीं बताना। उनका रोना धोना भी चलेगा, कोई बात नहीं, आ जाऊँगा, मुझ पर भरोसा करो। परंतु अगर किसी को कुछ बताया या उन्हें हिंट भी दिया तो मैं तुम्हें कभी नहीं ले जाऊँगा, कहकर चले गए। नीलकंठेश्वर ने जैसे कहा था कि वैसे ही घर के सारे लोग सब जगह ढूंढने लगे। मुझे हंसी आ रही थी, पर उनकी बात मुझे याद आते ही दुखी होने का नाटक करती थी। मेरी बहनें भी दुखी होकर कहती थी कि घर के सबसे छोटी है और देखो उसकी ज़िंदगी कैसी हो गई है। मैं कविता लिखती थी, मन के विचारों को चुपचाप कागज़ पर लिखती रहती थी। पुराना ज़माना था, पति नहीं है, कहाँ गया पता नहीं। ऐसे में अगर अच्छे से कपड़े पहनकर कंघी भी करती थी तो तभी माँ या भाई कहते थे, बेटा तैयार मत हो, सब हंसेंगे। 1 साल बाद नीलकंठेश्वर वापस आ गए। उन्हें देखते ही सब हैरान थे, साथ ही प्रश्नों की बौछार करने लगे। कहाँ थे इतने दिन तक, बता कर क्यों नहीं गए। नीलकंठेश्वर ने सबको शांत कराया और बताया, अभी उसे कोलकाता में नौकरी मिल गई है, 12 रुपये महीने मिलेंगे। मैंने घर भी देख लिया है, कादबरी को लेने आया हूँ, उसे लेकर परसों चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी। घर में सबकी बैठक हुई। सबको डर था कि कोलकाता ले जाकर बेटी के साथ कैसा व्यवहार करेगा, मालूम नहीं। उस पर विश्वास करके बेटी को उसके साथ कैसे भेज दे। फिर सबने मिलकर यह तय किया कि मेरे साथ मेरे सबसे छोटे भाई को भी भेज दें। सबसे चैन की सांस ली। नीलकंठेश्वर और बुटुक भैया तीनों कलकत्ते के लिए चल पड़े। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम्हारा भाई बॉडीगार्ड बनकर आ रहा है। कोलकाता में मैंने अपनी गृहस्थी शुरू की थी। हम महीने में कम से कम 3 सिनेमा तो देख ही लेते थे। आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर तुम्हारे पिता होने वाले थे, इसलिए मुझे वापस भाई के साथ आना पड़ा। तुम्हारे पिताजी जब 1 साल के हो गए थे तो तुम्हारे दादाजी का तबादला शहडोल हो गया। वहीं हम लोग सालों रहे। मेरे 4 लड़के और 4 लड़कियां हुई। मेरी माँ मेरे साथ ही रहती थी, क्योंकि मेरे ससुराल से कोई भी नहीं थे। तेरे दादाजी मेलगार्ड थे। उन्होंने पैसा नहीं कमाया, पर नाम खूब कमाया था। उनकी नौकरी में यह एक रिकॉर्ड था कि मेल कभी देर से नहीं जाती थी और न ही देर से आती थी। इसलिए लोग उन्हें देखते ही जय हिंद गार्ड कहते थे। इतने सालों में हमारे बीच कभी भी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं होती थी।
बच्चे बड़े हुए, सबकी शादियां कराकर हम दोनों कभी बड़े बेटे के या छोटे बेटे के घर जाकर रहते थे। इसी बीच तेरे दादाजी को लकवा हो गया था। कुछ सालों ऐसे ही बिस्तर पर पड़े थे। मैं ही उनकी देखभाल करती थी। फिर एक दिन वो मुझे छोड़कर चले गए। तब से आज तक मैं अकेले ही अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। बड़ी बहू बहुत अच्छी है, वह मेरी देखभाल कर रही है। बस अब इंतज़ार है कि कब मुझे मुक्ति मिलेगी। यही है मेरी कहानी। सुक्ता ने माहौल को हल्का करके लिए कहा, वाह दादी, आपने तो लव मैरिज किया है। दादी ने हंसते हुए कहा, चल हट बदमाश, और अपने फोफले मुंह से जोर जोर से हंसने लगी। मैं सोच रही थी कि कैसा सच्चा था उनका प्यार। बिना लड़े झगड़े उन्होंने इतने साल एक दूसरे के साथ बिताए। उनके कदमों पर झुककर उनका आशीर्वाद लिया। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।